नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बीते 24 घंटों से या उससे ज्यादा वक्त से इस देश में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के संसद में दिए गए भाषण की चर्चा है। अभी भी उनके भाषण का लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे थे। राज्यसभा में आज वो बहस का जवाब दे रही हैं जो रोहित वेमुला और जेएनयू में जो कुछ हुआ, रोहित वेमुला की खुदकुशी और उसके बाद जेएनयू का जो कांड हुआ, उस पर उनका दिन भर की बहस के बाद जवाब चल रहा था। तो आज हम तो पूछेंगे में हम आपसे यही पूछने वाले हैं कि संसद में बहस चल रही है जेएनयू पर, रोहित वेमुला पर। दोनों मसलों को लेकर एक बड़ा रुख ले लिया है। दोनों विचारधारा बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रही है। एक तरफ लेफ्ट है तो एक तरफ राइट है। और क्या सबसे बड़ा सवाल यही कि जो आदमी राइट के साथ नहीं है क्या वो राष्ट्रद्रोही है, या जो लेफ्ट के साथ खड़ा है क्या वो राष्ट्रद्रोही है, या ऐसा कहें और आसान भाषा में कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, जो आरएसएस के साथ नहीं है, क्या उस पर जानबूझकर ये तोहमत लगाई जा रही है कि आप देशद्रोही हैं। तो आज राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह की इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे अपने इस डिबेट में हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे तक। कुछ खास बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी उनका परिचय भी आपसे कराते हैं। लेकिन पहले कल से लेकर अब तक इस पूरे मसले को लेकर जेएनयू के नाम पर या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर जो संसद के दोनों सदनों में बहस हुई, उस पर शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री कहिए, स्मृति ईरानी का जो जवाब आया, क्या वो विपक्ष के तमाम हथियारों पर, तमाम हमलों पर भारी पड़ा है क्या? पहले उसकी एक झलक और फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मेरा नाम स्मृति ईरानी है। चुनौती देती हूँ, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। सर कर्म करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। अ स्टेटमेंट बाय द SC, ST, OBC and minority students of JNU. They hired a sex worker called Durga. मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर आक्रामक वार किया। जेएनयू पर ऐसे ही वारों और पलटवारों से 2 दिन से गूंज रही है संसद। कि आज क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कौन राष्ट्रभक्त है, हम उस संगठन से आते हैं जिनकी पीढ़ियों ने कुर्बानियां दी हैं, संघर्ष किया है। और वो लोग जो है इन्होंने तिरंगा कभी स्वीकार नहीं किया। बिना सोचे हुए उन माओवादी और उन नकाबपोशियों के जो भारत के तोड़ने के नारे लगा रहे थे, उनको रिस्पेक्टेबिलिटी देने आप पहुंच गए। The national flag in our hearts is much larger than all the national flags that they can put together, and you don't have to teach us देशभक्ति। We don't want certificates of patriotism। तो आप जेएनयू में तो महिषासुर की पूजा करते हैं और बंगाल में दुर्गा पंडाल में जाके वोट मांगते हैं। ये दोहरा मापदंड इस देश में चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी और आजादी की अभिव्यक्ति में अंतर समझना होगा। ये हमको मत बताइए कि राहुल गांधी वहां गया और उसके पूछो नेशनलिस्ट है कि नहीं। अरे वो अभी थोड़ी नया मुसलमान बना, उसको नेशनलिज्म दिखाने की जरूरत नहीं। खून में है, उसके बाप में, उसकी दादी में, उसके दादा में, उसके परदादा में। देश की सियासत में इस वक्त राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह पर चल रही इस गर्मा गर्म बहस के बीच हम तो पूछेंगे, क्या स्मृति ईरानी के भाषण ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है? स्मृति ईरानी ने अपने ऊपर हुए तमाम आरोपों से एक तरीके से अपनी आवाज में, अपनी शैली में, अपने तरीके से एक जोरदार पलटवार करने की कोशिश की। और शायद इसीलिए यही हमारा आज का सवाल भी है कि क्या स्मृति ईरानी के भाषण ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए, और अपनी राय 51818 पर SMS करें। #STP और #राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रद्रोह के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप मुझसे और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अपनी राय भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए आज हमारे साथ जो बड़ा पैनल जुड़ रहा है उसका सबसे पहले परिचय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी मेरे साथ हैं सरकार का बचाव करने के लिए।
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा मेरे साथ है पटना से, सीपीआई के नेता प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है, बीजू जनता दल के युवा सांसद अनुभव मोहंती मेरे साथ स्टूडियो में है और आरजेडी के नेता मनोज झा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ साथ संघ के विचारक के तौर पर प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत करूंगा क्योंकि आज शुरू का कुछ वक्त निकल गया है तो हम बजर राउंड नहीं करते हैं, सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। स्मृति ईरानी का भाषण चल रहा था, राज्यसभा में काफी व्यवधान पैदा हुआ। मेरा सीधा सवाल आपसे है प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि स्मृति ईरानी ने उनके ऊपर लगे तमाम आरोपों के, चाहे वो रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला हो या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संघ की विचारधारा थोपने का कांग्रेस का इल्जाम हो, उन तमाम बातों का जवाब देकर अब पटाक्षेप कर दिया है, अब ये मामला खत्म हो चुका है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि पटाक्षेप कर दिया उन्होंने या उन्होंने बड़ा ही तथ्यपूर्ण बातों को रखा है। हमें ये याद रखना होगा कि वो अभिनय क्षेत्र से राजनीति में आई हैं, इसका उनके पूरे भाषण में और उनके शैली में कहीं न कहीं वो दिख रहा था, झलक रहा था। लेकिन क्या इन बातों से स्मृति ईरानी इन बातों को खंडन कर पाई कि रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए क्या परिस्थितियां नहीं वहां बन गई थी? क्या उस परिस्थिति को बनाने में विद्यार्थी परिषद के लोगों का योगदान नहीं था, जो उसने लगातार रोहित को या उसके जुड़े साथियों या उस कम्युनिटी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे? नहीं प्रेमचंद जी, उन्होंने जवाब दिया रोहित वेमुला के मामले में। प्रेमचंद जी को एंटी नेशनल नहीं कहा। प्रेमचंद जी, रोहित वेमुला के मामले में स्मृति ईरानी ने कल बहुत स्पष्ट गोई से कहा, साफ तौर पर कहा कि ऐसी चिट्ठियां जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, जो बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से आई और मंत्रालय की तरफ से भेजी गई यूनिवर्सिटी को, ऐसी चिट्ठियां उन्होंने तमाम नेताओं की पढ़ के सुना दी। उसमें आपकी पार्टी के नेता के वक्त की बातें भी हैं। 1.5 साल पहले आप ही की सरकार थी, हनुमंत राव की चिट्ठी का जिक्र आया, नारायण सामी की चिट्ठी का जिक्र आया। तो ये चिट्ठियां तो आती रहती हैं, ये तो एक ऑफिशियल प्रोसेस का जरिया है। सुमित जी, हाँ चिट्ठी आती है, उसका जवाब भी जाना चाहिए, उस सही बात है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि वहां परिस्थितियां ऐसी बनी कि रोहित और उनके साथियों के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया, लगातार लड़ाई होती रही विद्यार्थी परिषद की तरफ से, और स्वाभाविक है विद्यार्थी परिषद के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे ही। उन्होंने कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन पर ऐसा माहौल बनाया, चाहे पत्रों के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से। परिस्थिति ऐसी बनी कि रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा। यह तो एक सच्चाई है। जेएनयू में क्या हुआ, जबरदस्ती आप किसी 2, 4, 5, 10, 20 लड़कों के चलते जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को आप ऐसा लेवल कर रहे हैं, जैसे लगता है कि वहां सारे के सारे ऐसे लोग पढ़ते हैं जो देशद्रोही हो। अगर हम वहां किसी के पक्ष में हम गए थे, हम किसी पर्टिकुलर लड़कों के पक्ष में नहीं गए थे। कोई नई बात हो तो आप वही बात कह रहा हूं, मैंने भी यही बात पिछले 10 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि परिस्थितियां बनी हुई है, 5 सालों के आधार पे जवाब कल स्मृति ईरानी ने 2 बार दिया। पूरी बात सुनिए, आपको कल हर बात का जवाब मिल गया, उसके अलावा आपको कुछ काउंटर करना, रिबट करना तो करिए। आप टाइम मत बर्बाद कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं मैंने अभी पूरा नहीं किया। पूरा नहीं, आप पृष्ठभूमि मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। ये सारी बातें आप पिछले 10 दिनों से कह चुके हैं, बीजेपी के लोग बोले ये सारी बातें आप 10 दिनों से कह चुके हैं और देश ने जान लिया है कि आपकी सच्चाई है क्या। आपका पक्ष कमजोर है, पूरा देश जान चुका है कि सच्चाई है क्या। इसलिए कोई नई बात हो और आपके पास कोई नया तथ्य हो तो आप जरूर बताइए। आप संघ विचारक हो सकते हैं। संघ विचारक आप छोड़िए, मतलब नहीं है कि आप देशभक्त हो गए। इस देश में देशभक्त का प्रमाण पत्र आप नहीं दे सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा तथ्य है देश में 2 प्रकार के देशभक्त हैं, संसद में कही हुई बात झुठलाई जा सके, जो आरएसएस का समर्थक है, तथ्य है देशभक्त कि जिससे जो देश के आप समर्थक संसद में कही हुई बात को झुठला सकते हैं, वो बताइए। मैं बता रहा हूं, हाँ बताइए, बता रहा हूं, बताइए, सुनिए, बताइए, अगले 30 सेकंड में बताइए, 30 सेकंड में बताइए प्रेमचंद जी। आप सुनना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी श्री राहुल गांधी जेएनयू में चले गए, इतना आप लोग हाई तौबा मचा रहे हैं। क्या उन लड़कों के पक्ष में गए थे जो एंटी नेशनल स्लोगन किए थे? नहीं, हम उन जनरल स्टूडेंट्स के पक्ष में सॉलिडरिटी दिखाने गए कि पूरे जेएनयू कैंपस को आप 10-15 लड़कों के चलते बदनाम नहीं कर सकते।
हमारा कड़ा स्टैंड है, जो एंटी इंडिया स्लोगन लगाया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उनको नहीं ना, एक बार नहीं कहा। अरे राहुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो अफजल गुरु के फांसी पर सवाल उठाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे अफजल गुरु को हमने फांसी दी है, आपने फांसी नहीं दी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, आपने नहीं दी। हमारी सरकार के समय फांसी दिया। अरे प्रेमचंद जी, एक मिनट, प्रेमचंद जी आपने अच्छा पॉइंट दे दिया डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए पहले वो बता। अरे प्रेमचंद जी सुनिए ना, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी सुनिए, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी, संसद से भाग गए थे। प्रेमचंद जी, अवनीश जी एक मिनट, प्रेमचंद जी, ये एक पोस्टर है, ये वही 9 फरवरी का पोस्टर है जो जेएनयू में लगाया गया। 9 फरवरी के हफ्ते 10 दिन पहले से लगा था। वार्ष्णेय साहब चाहे तो उसको काउंटर कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कल्चरल इवनिंग अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि अफजल गुरु को आपने फांसी दी, आप कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोगों ने की। फिर राहुल गांधी ऐसे मंच पे जहां पर कुछ लोग आते हैं भारत विरोधी नारे, मैं अफजल गुरु की बात ही नहीं कर रहा हूं, जहां भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत का संविधान नहीं मानेंगे, भारत के टुकड़े होंगे, भारत की आजादी की, कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, बर्बादी तक, ऐसी जगह पे राहुल गांधी क्यों जाते हैं? इसमें किस बात की सॉलिडेरिटी? उस बात का अगर जवाब स्मृति ईरानी या बीजेपी देती है तो आप उसको आप कहते हैं कि जवाब नहीं दिया। आप कहिए कि आप समर्थन करते हैं भारत की बर्बादी मुझे का। 10 सेकंड दीजिए। राहुल गांधी ये 3 बार बोलते इस हैं कल्चरल इवनिंग जो आप बता रहे हैं जहां एक कार्यक्रम हुआ उसके समर्थन में नहीं गए थे। राहुल गांधी उन लोगों के समर्थन में नहीं गए थे जो 10-15 लड़के चेहरा ढक के लड़कियां नाराबाजी कर रहे थे। पूरे जेएनयू को अगर एंटी नेशनल अड्डा बताया जाएगा, हम उन कॉमन स्टूडेंट्स के पक्ष में संस्थाओं को बदनाम मत करो। मैं तो एक बार इस बात को कहता हूं, मैं ये बात दर्शकों के लिए फिर क्लियर कर दूं। आपसे तमाम गेस्ट हैं मेरे साथ जो बीते 8-10 दिनों में इस डिबेट टॉपिक पे आते रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, ये नहीं हो सकता। तमाम पैनलिस्ट की है जिम्मेदारी कि हम जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र, जेएनयू में पढ़ने के लिए उत्सुक छात्र और जेएनयू से पास आउट हो चुके छात्र, ये भरोसा उनमें बनाए रखें कि हम एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते हम जेएनयू के क्रेडेंशियल्स पर शक नहीं कर रहे हैं। सुमित जी, कोई भी जेएनयू एक सम्मानित संस्था है, एक सम्मानित यूनिवर्सिटी है और वो रहेगी। ये इनका लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो लोग जेएनयू में जाकर भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। अनिल बलूनी, मैं आप हाथ उठा रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वार्ष्णेय साहब मैं आता हूं। अनिल बलूनी, आप ये बात क्यों इंप्रेशन क्रिएट कर रही है आपकी पार्टी इस देश के अंदर कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, वो देश विरोधी है, उसको भारत छोड़ देना चाहिए, वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है? ये कहानी क्यों बनाई जा रही है? राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी है कि राहुल गांधी राष्ट्रभक्त है? सीधे सवाल पूछ रही है आपकी पार्टी। राहुल गांधी के परिवार ने जो त्याग किया इस देश के लिए, क्या याद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, राजीव गांधी के साथ क्या हुआ? अनिल बलूनी जवाब दीजिए। भगत सिंह ने ज्यादा देखिए सुमित जी, 2 दिनों से भारत की संसद में जेएनयू के ऊपर चर्चा हो रही है और ये बहुत बड़ा मौका था। देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है संसद, वहां पर चर्चा हो रही थी और ये मौका था कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को कि वो सब होके एक बार खड़े होके कहते कि जो देश के विरोध में नारे लगा रहे हैं, जो भारत की बर्बादी की बात कर रहे हैं, जो दुर्गा मां के लिए अपशब्द कह रहे हैं, जो भारत की आर्मी को मुर्दाबाद कह रहे हैं, उन सब के खिलाफ हम सब एक साथ खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती सुमित जी कि दोबारा देश के अंदर कोई ऐसा नारा लगा सकता कि भारत की बर्बादी के नारे लगा सकता, मां दुर्गा की अपमान की बात कर सकता या आर्मी की मुर्दाबाद की बात कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम किया, अपनी जो सड़क पे गलती की वही संसद में गलती कर दी। किसका समर्थन कर रहे? एक बार कहते ना कि जो देश के विरोध में नारे लगा रहे हैं उनको बख्शा ना जाए, उन्होंने दरवाजे से पूरी तरह से बोल रहे हैं बलूनी जी, बोल रहे हैं पूरा समर्थन किया। और भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? रोज बोल रहा हूं। अरे भैया, हमने नहीं बोला इसमें, जिन्होंने देश के खिलाफ प्रोफेसर साहब थोड़ा सलीका दीजिए। प्रोफेसर साहब थोड़ा सलीका दीजिए। वो भी देशद्रोह है, और जो इखलाक को मारता है वो भी देशद्रोह है। नेशन का मतलब है नॉट ओनली टेरिटरी बल्कि देश की तमाम
आम जनता की भावना, उनकी इच्छाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना भी राष्ट्र की परिभाषा में आता है। पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, बेलूनी आपसे अनुरोध है कि डिबेट नहीं होने देना। ये कम्युनिस्ट पार्टी ने नया तरीका सीख लिया और हमने किसी ने नहीं, हमने किसी ने नहीं, हमने से किसी ने नहीं इन नारों का समर्थन किया है। आज बच्चों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कानून को नहीं आएगी ना, आतंकवादी गतिविधियां हैंड ओवर करेगा। दिनेश और ये क्यों कहते हैं कि उनको पकड़ के दिखाओ? छुपा के आपने रखा, आपने 10 दिन तक आपने बचा के रखा, छुपा के रखा, हमने किसी ने नहीं छुपाया। जो मफलर ढक के नारे लगा रहे, पकड़ो मफलर वाले को हम नहीं जानते हैं। पकड़ो, कौन पकड़ो ने मफलर का मतलब? सारे कश्मीरियों को जेल में डाल दो, सारे कश्मीरियों को जेल में डाल दो, सारे कश्मीरियों को एक वीडियो दिखा देता हूँ। देखिए आप ये आप गलत परिभाषा दे रहे हैं, आप गलत परिभाषा दे रहे हैं विश्वविद्यालयों को, आप सरकारी विश्वविद्यालयों को बदनाम कर रहे हैं। IIT का मद्रास लगाओगे आप, तब आपने नहीं कहा आप क्लासरूम में डिस्कशन नहीं चाहोगे, हम तो नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, आप वार्ष्णेय जी, आप दोनों आपके तमाम स्टूडेंट आपको देख रहे हैं और आप दोनों के बीच में एक युवा सांसद बैठा हुआ अनुभव मोहंती। देखिए सुमित जी, आपने मुझे समय दिया था और प्रोफेसर वार्ष्णेय ने किस तरह से इंटरप्ट किया। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं ये इसी प्रकार डिबेट नहीं होने देना चाहते और ये प्रोफेसर वार्ष्णेय जेएनयू में प्रोफेसर हैं। ये इल्जाम तो बीजेपी पे लग रहा है कि जो बीजेपी के साथ में उनका राष्ट्रद्रोही का तमगा दे रहे हैं। जवाब दीजिए ना इस बात का, आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये प्रोफेसर वार्ष्णेय जैसे लोग वहाँ जहर बोल रहे हैं, ने वहाँ ऐसे बच्चों को। अनिल बलूनी, देखिए सुमित जी, अनिल जी, देखिए सुमित जी, अनिल जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अनिल जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब, आपने बहुत लंबी चौड़ी बात की, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये क्यों तमगा बीजेपी पर लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है वो तमाम विचारधारा है, राष्ट्र विरोधी विचारधारा है? क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है? क्या ऐसे ही लोकतंत्र फलेगा फूलेगा? देखिए सुमित जी, ये कभी ऐसी बात ना हमारी तरफ से कही गई ना ऐसा है। देखिए हमने शुरू से एक बात कही, कुछ विपक्षी दल हैं, कांग्रेस के साथ कुछ लोग मिलके देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और हमारे बारे में एक इस तरह का परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए, आप देखिए किस तरीके से जेएनयू के अंदर हुआ, किस प्रकार से आप देखिए दादरी में हुआ, किस तरह से हैदराबाद में हुआ। और सुमित जी, मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का रोल रहा है, किस तरह से देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें। बलूनी जी आप रहिए, दो और मेहमान के चलते हुआ है। प्रेमचंद जी, अराजकता हमारे चलते या विपक्ष के चलते नहीं हुआ है। प्रेमचंद जी, अराजकता देश में फैली है। राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी के कारण है और राहुल गांधी सोचते हैं कि अराजकता के नाम पर सत्ता में आ जाएंगे तो भूल जाए राहुल गांधी अराजकता के नाम से सत्ता में कभी नहीं मिलेगी। मनोज झा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, सब मिलकर सरकार बना रहे हैं। आप खुद एक शिक्षक है मनोज झा। मिश्रा जी, बलूनी जी, प्लीज, और भी पैनलिस्ट हैं, उन सबका सम्मान करना चाहिए, सबका अपना अपना वक्त है। मनोज झा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे। जो कुछ हुआ संसद में, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने तमाम आरोपों का जवाब देने की कोशिश की, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या ये मामला अब खत्म हो गया? क्या अब संसद का बाकी का काम पूरा होगा? क्या डिबेट होगा संसद में, या ये जेएनयू का मामला, हैदराबाद का मामला आने वाले पूरे के पूरे बजट सत्र को ऐसे ही परेशान करता रहेगा? सुमित भाई, एक प्रवक्ता के नाते ही नहीं, एक शिक्षक के नाते भी बोल रहा हूं, एक विश्वविद्यालय में काम करता हूं। मैंने अपने विश्वविद्यालयों में खौफ का इस तरह का मंजर बीते कई वर्षों से नहीं देखा था। मैं 25 वर्ष से विश्वविद्यालय में हूं, छात्र और फिर शिक्षक के रूप में। रोहित की चिट्ठी आती है, रोहित की चिट्ठी सिर्फ सरकार के लिए नहीं थी, एक सभ्यता के रूप में हमें हिला गई, लेकिन उस चिट्ठी के मर्म पर कोई बात नहीं हो रही है। उस चिट्ठी में जो सवाल छोड़े गए उस पर कोई बात नहीं हो रही है। आप उससे कैसे लड़ते हैं?
अगर उसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप देशद्रोह की खोज करते हैं जेएनयू में जाकर के। क्या हम में से किसी ने तस्दीक की उन नारों की बात करेंगे? हमारी पूरी पॉलिटिक्स में हम कभी उन नारों के साथ खड़े हुए कर ली? भाई नारे लगे थे, खोज कहां से कर ली? मैं अपनी बात खत्म कर लूं। नहीं, ये गलत बात है। आपका नैरेटिव गलत है। आप कर रहे हैं खोज कर ली, आप कह रहे हैं जेएनयू में जाकर के आपने खोज कर ली। जैसे नारे लगे ना हो, किसी ने जाके सुनी बोल रहा हो कि वहां पे नारे कर लूं। मनोज जी अपनी बोलने दीजिए, मनोज जी को बोलने दीजिए, बोलने फिर आप काउंटर करिएगा। में जाकर के खोज कर ली। सुमित जी मैं अपनी बात करती हूं। मनोज जो बीजेपी को वो पाकिस्तान बिल्कुल वाष्णेय जी, वो भी तो वाष्णेय जी अवस्थी जी, वाष्णेय जी अवस्थी जी, एक प्लीज 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 मैं आऊंगा अभी, वाष्णेय जी मैं आऊंगा। मनोज झा, मनोज झा, मनोज झा, मनोज झा ये फैक्ट है, मनोज झा ये फैक्ट है। और ये फैक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पर भारत विरोधी नारे लगे। ये वहां की जेएनयू की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आई, उस कमेटी के बेसिस पर दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट बनाई जो उसने कोर्ट में दी कल जब बेल का विरोध किया, और वहां बताया कि ये भारत विरोधी वहां नारे लगे हैं। आप चाहिए तो ये 17-18 नारे में पढ़ के सुना देता हूं कि आजादी का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, भारत का आईन नहीं मानेंगे, कश्मीर केरल असम में मांगेंगे आजादी, बंदूक की दम पर लेंगे आजादी। ये सरकारी दस्तावेज है सर। मनोज भाई, सुमित जी अगर इन प्रश्नों का जवाब मैं नहीं, अगर इन प्रश्नों का जवाब मैं पब्लिक डोमेन में ना दूं तो बातें छुप जाएंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी ने उन नारों की तस्दीक नहीं की, आप कार्रवाई करिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि आप कवर मत सारे लोग पहुंच गए कि आवाज दबाई जा रही है। कमेटी ने कार्रवाई करने भी तो सब लोग पहुंच गए ना कि आवाज दबाई जा रही है, अराजकता का माहौल बना दिया गया, खौफ का माहौल बना दिया गया। उस कमेटी के जब कार्रवाई होती है तो ये कहा जाता है खौफ का माहौल बना दिया। अभी मनोज जी आपने कहा और ये भी जान बना दिया गया है। 40 साल पूर्व एक और प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी सरकार को खतरा है, उसके बाद हम वही जुबान मोदी जी बोलने लगे हैं। क्या फर्क? देश को कोई खतरा नहीं है, निजाम को खतरा है। और जो हकीकत मैं समझता हूं कि मुल्क के विरुद्ध विद्रोह कोई नहीं है। हम किसान की बात करें देशद्रोही, आदिवासियों की बात करें देशद्रोही, आप कमाल की बात करते हो देशद्रोह की परिभाषा। सुमित जी आप कहते हैं कि भाजपा का आदिवासियों देशद्रोहियों की बात नहीं है, नागपुर तय नहीं देश की बर्बादी का नारा लगा। आप फिर चेक कर रहे हैं किसानों की और आदिवासियों की बात करने पर किसने कहा आपको देशद्रोही? भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। ये नारे लग रहे हैं और इसको आप बदल रहे हैं, आप देश को गुमराह करना चाहते हैं। अरे इस नारे पर बात करिए ना, इस नारे पर जब कार्रवाई हुई तो वहां पर राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, आनंद शर्मा पहुंचे, वहां पर दबाया जा रहा है। तो देखिए इसी तरीके से देश में उसी बीजेपी के लोग लोग नारे लगा रहे हैं। ये डॉक्टर वाष्णेय साहब जूम करके वाष्णेय साहब यूनिवर्सिटीज आर मेंट फॉर वाष्णेय साहब कह चुका है कि नारे लगाना जाएगा, वे देशद्रोह नहीं है। वाष्णेय साहब ठंडा पानी पीजिए। मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। रोकिए, ये इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए वाष्णेय साहब। औरों को भी रोकिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए वाष्णेय साहब। एक डिसीजन लीजिए कि आप औरों को भी बोलने देंगे और इंटरप्ट सबको, मैं तो सबको मौका दे रहा हूँ। अनुभव मोहंती अब तक बोले नहीं है बेचारा। अनुभव मोहंती सांसद है, डॉक्टर मनोज, वी शुड रिस्पेक्ट हिम मोर। डॉक्टर मनोज वो क्योंकि पेशेंट नहीं बैठे इसका मतलब ये नहीं उनको मौका नहीं मिलेगा। अनुभव अवस्थी जी, वाष्णेय जी एक मिनट, रोहित ममीला, अनुभव मोहंती, वाष्णेय साहब प्लीज, वाष्णेय साहब, अवस्थी जी प्लीज, अवस्थी जी प्लीज, वाष्णेय साहब प्लीज। गरीब बच्चा मारा गया है। वाष्णेय साहब प्लीज। आपने कितने मारे? हमने वाष्णेय जी, अवस्थी जी प्लीज, लड़ाई लड़ते हैं। अनुभव मोहंती, वाष्णेय साहब, अंग्रेजों की वाष्णेय साहब, वाष्णेय साहब खोल दो, वाष्णेय साहब, खोल दो, अवस्थी जी खोलो, उसमें भी बताएंगे कौन मुखबिरी कर रहा था। अरे सारा टाइम जाया हो रहा है, दोनों एक साथ बोल रहे हैं। कॉलेज का डिबेट नहीं है भाई, कॉलेज का डिबेट नहीं है। आप दोनों लोग देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। वाष्णेय साहब, अवस्थी जी, तो देखिए अनुभव मोहंती बैठ के हंस, अनुभव मोहंती और झूठ, ऐसी बहस संसद में होती है क्या? आपकी संसद में, आपकी राज्यसभा में ऐसी गर्मा गर्म बहस होती है जहां पर बीच में बैठे एक आवाज को सुनने का मौका न मिले। खैर छोड़िए इस बात को। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए।
बहुत बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, पूछ लूं वरना पता नहीं कब फिर लोग दोनों उग्र हो जाएंगे। अनुभव, आप तो युवा हैं, आपकी पार्टी का स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर आप जरूर तो जाहिर तौर पर बीजेपी का विरोध करेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ वहां पे 9 फरवरी की रात को, कुछ चेहरे दिख रहे हैं जो चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए हैं और भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। उनमें से एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया, उनकी आइडेंटिटी तक नहीं हुई कि कौन है, कहां है। क्या कोई बड़ा खेल है, क्या कोई बड़ी साजिश है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? पहले तो सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मुझे बोलने का मौका दिया गया अभी मिल गया काफी देर बाद मिल गया मौका। और कुछ भी बोलने से पहले मैं ये कह दूं कि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकली स्कोर करने नहीं आया। आई हैव कम हियर एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आज आया हूं इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए। और मेरी पार्टी बीजू जनता दल बीजेपी का सिर्फ विरोध ही करती रहेगी ऐसा नहीं है। जिस जगह पे ये पार्टी अच्छे काम करेगी देश के लिए तो हम जरूर उनका साथ देंगे, उनका समर्थन करेंगे। रहा आज का जो विषय है राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रद्रोह, मुझे लगता है इससे बेहतर टॉपिक अगर आप रखते कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस सीपीआईएम सीपीआई, जो भी टॉपिक अगर ऐसा रखा जाता तो मुझे लगता है ये डिबेट ज्यादा सही लग रहा है उसको, जिस तरह से जिस मोड से ये गुजर रहा है ये डिबेट। क्योंकि पार्लियामेंट में भी ऐसी बहस हो रही है और यहां पे भी ऐसा हो रहा है। नोबडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन टू दिस। कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा है इसकी जड़ तक जाकर कि वजह क्या है, क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ। कोई इस बारे में सोच नहीं रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहा है। सिर्फ पार्टी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ये लोग टारगेट कर वार करते आ रहे हैं। नोबडी इज एक्चुअली थिंकिंग ऑन व्हाट फेज एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया इज गोइंग थ्रू इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन। यू टेल मी, आपको क्या लगा? देखिए इस पूरे फेज में आपको क्या लगा? देखिए ये जो लोगों ने किया, नारेबाजी की, क्या वो जेन्युइन थी? मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने नारे लगाए उनको सजा मिलनी चाहिए उनको। फॉर मी माय नेशन कम्स फर्स्ट। जिन लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी भारत विरोधी, मेरे राष्ट्र विरोधी स्लोगन उठाएगा, मैं क्या देश उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। सब यही बोल रहे हैं। आई वांट टू टेल यू प्लीज, मुझे चांस मिला तो मुझे जल्दी चांस मत ले जाइए। आई वांट टू कोट ऑनरेबल एमपी हमारे लोकसभा के तथागत सतपथी जी। कल पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि अफजल गुरु was a scoundrel. I support this statement. Afzal Guru was a scoundrel and he deserved hanging. He deserved it. But मुझे हैरानी इस बात की है कि ये जो दिवस मनाया जा रहा है जेएनयू में, जो पिछले 3 साल से चल रहा है, ये पहला साल नहीं जो हो रहा है इस चीज को लेकर, पिछले 3 साल से चल रहा है, दिस इज द 3rd ईयर। लेकिन अचानक क्या हुआ जो ये सरकार अचानक से इतना एक्टिव हो गई और इतना ओवर रिएक्टिव हो गई? What went wrong? I just want an answer from whoever can please give me a proper reply. पिछले 2 साल भी ऐसे हो रहे थे, वहां पे ये दिवस मनाया जा रहा था। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे, आपसे यही जानना चाह रहा था अनुभव, अगर ये गलत हुआ तो जिन लोगों ने गलत किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऑफ कोर्स जिन लोगों ने गलत किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब तक कुछ साफ नहीं होता, देखिए इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। उमर खालिद जिसके नाम से ये पोस्टर था, जो आज पुलिस कस्टडी में है, वो इन लोगों के साथ जो नारे लगा रहे हैं, जो कि कथित तौर पर जेएनयू के स्टूडेंट नहीं है, उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, उनके पीठ पे हाथ रखा दिखाई दे रहा है। आप आवाज तो डॉक्टर कह सकते हैं, वाशनेश की बात अगर मैं मान लूं तो, पर विजुअल भी डॉक्टर हैं क्या? नहीं सी, देखिए whoever, I repeat, whoever is found guilty can never be forgiven. उसको माफ नहीं किया जा सकता। तो कल जब बट गवर्नमेंट इसमें ओवर रिएक्ट जरूर की है। आई विल डेफिनेटली से दिस द वे, जिस तरह से देखिए जेएनयू इंडिया से बाहर नहीं है। हाँ, हमारे देश से बाहर जेएनयू नहीं है। पुलिस जेएनयू के अंदर जरूर जा सकती है, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकती है, अगर गलत हो रहा है तो जा सकती है, लेकिन वो पुलिस जो जेएनयू में जाके इतने एक्टिवली एक्शन लेकर आई, अरेस्ट करवाया, जेल में डाला, भर्ती किया स्टूडेंट्स को, वो पुलिस के सामने जब पटियाला कोर्ट में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जर्नलिस्ट को सब पर मारा गया, सब पर फिजिकली अटैक किया गया, तब पुलिस क्यों चुप थी? बोलिए क्या जर्नलिस्ट भी एंटी नेशनलिस्ट के हिसाब से काउंट किया जा रहा है? साहब जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए, बोलना चाह रहे हैं अनिल बलूनी।
देखिए, जो अनुभव जी है उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि सरकार, ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार हो रहा था और हर बार लोग, विद्यार्थी परिषद के लोग इस पर सवाल उठाते थे और हर वक्त कार्रवाई करने की कोशिश की जाती थी प्रशासन के स्तर पर, यूनिवर्सिटी के प्रशासन के स्तर पर। और क्या इन्होंने कहा कि सरकार ओवर रिएक्ट कर रही है। नहीं, इस बार ऐसा क्या हो गया जो इतना ज्यादा एक्शन आ गया सरकार में? भैया, अब आप भी टॉलरेंस रखिए ना। अब आप टॉलरेंस मुझ में है, वो आप में शायद नहीं है। सुनने की टॉलरेंस आप में शायद नहीं है। देखिए, अब दिख रहा है किसको टॉलरेंस है, दुनिया देख रही है, आप मत बताइए प्लीज। दुनिया देख रही है, प्लीज। दर्शक देख रहे हैं किसमें टॉलरेंस है। आप इसको बीजेपी अनुभव जी सुन लीजिए, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह पे डिबेट चल रहा है। आपने सवाल खड़े किया, अनुभव आप ही के सवाल के जवाब दे रहे हैं। अनिल बलूनी, आप बीजेपी से सवाल कर रहे थे, बीजेपी जवाब दे रही है, सुन लीजिए बलूनी साहब। इन्होंने कहा कि सरकार ओवर रिएक्ट कर रही है। आप ये बताइए कि ओवर रिएक्ट कौन कर रहा है? सरकार ने कहां ओवर रिएक्ट किया? ओवर रिएक्ट किया कांग्रेस पार्टी ने, ओवर रिएक्ट किया पूरे विपक्ष ने। सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, सबसे पहले राहुल गांधी ने पहुंचे और राहुल गांधी ने ओवर रिएक्ट किया और कांग्रेस पार्टी ने ओवर रिएक्ट किया पिछले साल। लेकिन मैं, सुमित जी, आपने मुझे, सुमित जी, मैं एक सवाल और जरूर साथ में उठाना चाहता हूं जिसमें चर्चा आज होनी चाहिए कि इतना सेंसिटिव समय, देश के सामने इतना नाजुक समय जब ये चर्चा चल रही है, तो देश के कांग्रेस पार्टी के जो गृह मंत्री रहे उनका क्या बयान आता है? उन्होंने आज क्या बयान दिया चिदंबरम ने कि अफजल गुरु की जो फांसी हुई उससे वो सहमत नहीं थे, उस पर जांच ठीक नहीं हुई। आज कैसे समय पर उन्होंने बयान दिया? क्या बयान दिया चिदंबरम ने? अब बताइए, आप बताइए, देशद्रोही किसको कहे? हम कांग्रेस को पूरा देशद्रोही कहें? जब अफजल गुरु की फांसी पर सरकार पिछले साल क्यों चुप थी इस बात को लेकर? नहीं, उसको देशद्रोही कहेंगे। आप बताइए सुमित जी, आज कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए। उनको देशद्रोही क्यों ना कहे? अफजल की फांसी पे सवाल कैसे उठाए? अनिल जी, मुझे मालूम है थोड़ा सा, मैं बताता हूं। पिछले 2 सालों में अफजल गुरु की बरसी पर वहां पे कार्यक्रम होता था, लेकिन भारत की टुकड़ों तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी नारे नहीं लग पाते थे। यह पहला साल है जब सत्ता में एक ऐसे पार्टी को पचा नहीं पा रहे कुछ लोग और उन्होंने ये नारे लगाए। और ये ओवर रिएक्ट नहीं है, पुलिस ने सिर्फ जाकर के वहां काम किया, गिरफ्तारी की। उसके पश्चात वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, यानी शर्मा, डी राजा, सब पहुंच गए। ओवर रिएक्शन वो था कि आप कैसे पहुंच गए। दिनेश वार्ष ने आज भी कह रहे हैं कि जेएनयू के अंदर कुछ भी नारे लगेगा, देश के खिलाफ कुछ भी होगा, आप अंदर नहीं घुस सकते पुलिस। नहीं, मुझे ये लग रहा है, मुझे लग रहा है सरकार एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटी सी टुकड़ी को सपोर्ट ज्यादा कर रही है। अफजल गुरु की बरसी की बात नहीं है, जिस वजह से इस साल में ज्यादा रिएक्ट आ जाए। और मैं तो कहता हूं कोई भी देशद्रोह स्लोगन उठाए उसको पकड़ा जाए, ही शुड बी पनिश्ड। ये बहुत जल्द, लेकिन सिर्फ इस साल क्यों? ये ठीक उस दिन की बात है जिस दिन हेमंत ब्रिजेश जी और अनिल बलूनी, मेरा सवाल आप दोनों से है क्योंकि आप राइट की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं आज, आपकी विचारधारा वो है। आप लोग अगर इतने ही ज्यादा नेशनलिस्ट हैं, आपकी पुलिस कर क्या रही है? इसमें अगर का सवाल नहीं, तो वो लोग कहां हैं जो लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे? 9 फरवरी की रात को नारे लगे, आज 25 फरवरी हो रही है। सवाल कहीं खो गया। नहीं, मैं आपका सवाल लूंगा। आप अरे बलूनी साहब, सवाल मैं पूछता हूँ। सुमित जी, बलूनी साहब, सवाल मैं पूछता हूँ सुमित जी, जनता की तरफ से। सुमित जी, आप जवाब दीजिए। अरे वो सुमित जी, चेहरे कहाँ हैं? ये सवाल आपकी पुलिस क्या कर रही है? सुमित जी, ये बलूनी जी, आपकी पुलिस क्या कर रही है? वो 6-7 चेहरों को पकड़ के लाके सामने रखिए। अगर वो लड़के नहीं पकड़े जाते तो इससे मेरी कोई राष्ट्रवादी विचारधारा पर कोई कलंक नहीं आता। ये सवाल पुलिस से पूछिए आप। ये सवाल, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्रवादी नहीं रहूंगा। अगर पुलिस उन लोगों को नहीं पकड़ पाती तो आप ऐसे पुलिस लोगों को नहीं पकड़ पाती, क्यों रखे हुए हैं? सुमित जी, मैं वही बोल रहा हूँ, जो 9 फरवरी को हुआ, जो 9 फरवरी को जेएनयू के कैंपस में हुआ, उसकी वीडियो 11 फरवरी के बाद में हमारे सामने आया। लेकिन जो पटियाला हाउस में कोर्ट में सबके सामने हुआ, इट वॉज लाइव ऑन टीवी। दोनों वकील अरेस्ट हुए, इट वॉज लाइव। कल हुए, लेकिन ये तो अभी भी नहीं हुए। नहीं, मुझे बताइए, जो पटियाला हाउस में हुआ उसके लिए इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? इसके जो जेएनयू में हुआ 9 तारीख को हुआ, 11 के बाद उसका वीडियो आया, दो स्टूडेंट्स वर इमीडिएटली अरेस्टेड। आई एम नॉट अगेंस्ट दोज अरेस्ट ऑफ एंटी नेशनल्स, अगेंस्ट देम। अभिजीत जी, मैं आता हूं। मिश्रा जी, बार बार चिदंबरम साहब का नाम लिया जा रहा है, बार बार चिदंबरम साहब को कोट किया जा रहा है। मैं चाहूंगा आप इसकी सफाई दें। But we are not here to reply on चिदंबरम जी, प्लीज। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, वो कांग्रेस के ये एक सेकेंड, मैं
चिदम्बरम जी ने क्या कहा वो नहीं, पॉइंट क्या है, हमारे शासन के समय चिदम्बरम ने सर्वोच्च न्यायालय का फांसी फैसला पर आया, प्रश्न चिन्ह हमने लगाया उस कि नहीं फैसले लगाया? को एग्जीक्यूट किया। अरे सुनो भैया, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बलूनी जी सुन लीजिए, हमारी सरकार ने हैंड किया अफजल गुरु को न्यायालय का आदेश था, हमने उस न्यायालय को क्रियान्वित किया। नंबर 2, आप मुझे ये बताइए, सुनिए, आपकी पुलिस जो है, एक सुनिए, ये ऐसे नहीं चलेगा तो मैं भी लगातार बोलते रहूंगा, मैं लगातार बोलते रहूंगा। आप मेरी बातों का जवाब दीजिए, सब्र रखिए। सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा। नो, मैं जो बात उठा रहा हूं मेरी बातों का बीजेपी जवाब दे, मेरी बातों का बीजेपी जवाब दे। आप जिस पुलिस की बात कर रहे हैं, जिस कन्हैया को आपने अरेस्ट किया, उस कन्हैया के बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा, उस कन्हैया के बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम उसके बेल का विरोध नहीं करेंगे। सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा। ये आपका हल्ला करने का मतलब है कि आप वीक विकेट पर हैं, आप बातों को छुपाना चाहते हैं, आप राष्ट्रवाद के नाम पर कभी नहीं चल सकते हैं। आप पुलिस का जवाब ये मुझे दीजिए। बस्सी ने कहा कि वो कन्हैया के बेल का विरोध नहीं करेंगे, फिर चीफ बस्सी ने कहा कन्हैया के बेल का तारीख के नाराबाजी करने वालों के बीच 9 तारीख को भारत के खिलाफ नारे लगाए दिल्ली में, श्रीनगर में नहीं, दिल्ली में आके नाराबाजी किया, वो लोग आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। आपने उमर खालिद को पकड़ने में भी आपको 3 दिन लगा, उमर खालिद बैठा रहा और दिल्ली पुलिस के तक भेजा नहीं था, उस व्यक्ति को नाराबाजी किया। आप 3 लोग एक साथ, आप देख रहे हैं स्क्रीन को, देख रहे हैं, आप देखिए सामने स्क्रीन लाइट टेलीकास्ट चल रहा है, आप 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं। अरे वाजपेयी के साथ अवस्थी भी बोल रहा हूँ मैं भाई, मैं दोनों से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक-एक करके बात कर लो। ये स्क्रीन पे देखो, आप लोग लाइव चल रहे हो, 3 लोग एक साथ बोल रहे हो, किसी की आवाज नहीं। हाँ मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जवाब चाहता हूँ। मिश्रा जी, आप अपना सवाल पूछिएगा। मेरे छोटा सा पॉइंट है, क्या चिदम्बरम के बयान से कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग कर रही है? मेरा सवाल है, क्या चिदम्बरम जी के बयान से कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग कर रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। हमने पहले क्या दिया, हमने अफजल गुरु को हैंग किया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, हमने उसको एग्जीक्यूट किया है। हमने उस प्रेमचंद मिश्रा जी आपके गृह मंत्री करने में कन्विंस नहीं था। मिश्रा जी आप वही काम कर रहे हैं, मिश्रा जी आप वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी ने साक्षी महाराज के साथ कर दिया था, मतलब नहीं है, जो बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति के नाम के साथ कर दिया था। ये बड़ा आसान है आप लोगों के लिए, उनका निजी बयान था। मनोज झा, मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, सुमित जी, मुझे जानना है, मुझे जानकारी चाहिए। 9 तारीख को जिन लोगों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की, उसमें से किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सवाल मैं पूछ चुका हूँ। अरे सुनो भैया, साहब जवाब नहीं दे रहे। पुलिस ने कहा कन्हैया के बिल का विरोध नहीं करेंगे, बिल का विरोध करेंगे। क्यों? अरे दवा सुनते नहीं हो क्या? कान में उंगली सुनते नहीं हो क्या? बोल तो दिया, हमारा स्टैंड है, हमने अफजल गुरु को हैंग किया, हमने हैंग किया, आपने हैंग किया, आपने नहीं, देश का कोई भी होता है वो भी ये करता, देश के कानून ने किया, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, और ये सरकार ले रही है, और जेएनयू जाके कहते हैं आवाज दबाई जा रही है। ये कांग्रेस का दौरा चरित्र, सरकार ये कांग्रेस का दौरा चरित्र, गठबंधन किया हुआ है, ये कांग्रेस का दौरा चरित्र। पार्टी लाइन पे क्यों ले रहे हैं आप? कोई पार्टी हैंग कर सकती है, कोई पार्टी हैंग कर सकती है, बीजेपी कर सकती है ना कांग्रेस कर सकती है, सरकार बनाई है, कोई पार्टी हैंग कर सकती है। दिनेश जी बोलिए, गुरु के फांसी का विरोध किया, उसके साथ आप बोलिए ना, आप अफसर पर बोलिए ना, अफसर नहीं मारा प्रेमचंद जी के साथ सरकार हाँ आप नहीं बोलेंगे, ऑर्डर से हुआ, कोई नहीं सकता जी, कोर्ट ऑर्डर से हुआ, हमने आप नहीं बोलेंगे ना, कांग्रेस पार्टी ने हैंग किया। ठीक है, मैं एक करके, अब आप लोग सब लोग पानी पीजिए, आप लोग लगातार बोल रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, गला बैठ जाएगा। आप लोग को कल फिर डिबेट में कहीं ना कहीं आना होगा, हो सकता है मेरे साथ ही आना पड़े, मेरा गेस्ट कम हो जाएगा। मनोज झा के पास जाना चाहूंगा मैं, काफी देर से सब्र से सुन रहे हैं। मनोज झा,
इस पूरे मेरा जो सवाल मैं शुरू से पूछ रहा हूं उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। आप लोकसभा राज्यसभा में नहीं है, नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं देश के तमाम मूर्धन्य नेताओं से, क्या अब जब ये दोनों मामलों पर बहस हो गई है, क्या संसद का बजट सत्र से अब ये मामला खत्म हो जाएगा? क्या हम संसद का बजट सत्र इन मामलों के बगैर चलता देख सकते हैं? मनोज झा, आरजेडी का स्टैंड। मनोज जी, 5 सेकंड में आपके लेता हूं, टिप्पणी करूंगा, 5 सेकंड में आपका ले रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। चिदंबरम के बयान को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि पीडीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई है? पीडीपी ने अफजल गुरु के फांसी का विरोध किया, ये बताओ, पहले ये बताओ, आप चिदंबरम के बयान के साथ तो बताओ। मनोज झा, अच्छा ठीक है, बलूनी जी, मिश्रा जी एक मिनट, मनोज झा से सवाल था, मनोज झा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मनोज झा जी, सो गए थे बीच में, प्रेमचंद जी लग रहा है। जी बस छोटी टिप्पणी। बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके हम जैसे मुल्क के लिए। इसकी ये बिल्कुल धुलेगा नहीं, ये तो मैं आश्वस्त करता हूं। लेकिन एक और चीज जानिए सुमित जी, आप लोग पुराने पत्रकार हैं, संसद अगर सड़क के आक्रोश को, गांव के आक्रोश को व्यक्त नहीं कर पाती है, उसको संजीदगी से नहीं समझ पाती है, उसको देशभक्ति और देशद्रोह के खानों में बांटती है, तो रोहित वेमुला कहां जाएगा भाई? संसद में ही तो चर्चा होगी। और एक आखिरी चीज कहूं, रोहित वेमुला के प्रश्न का जवाब सिर्फ इसी सरकार से नहीं, एक सभ्यता के रूप में हमें देना होगा। हम फेल किए, हमने रोहित वेमुला की सिर्फ आत्महत्या उसने नहीं की, हम सब के अंदर का कुछ ना कुछ मरा है, और उस मौत के कारण को ढूंढने में आपने देशद्रोह जाकर के जेएनयू में ढूंढ लिया। और एक आखिरी चीज, जो बहस का मैं रंग देख रहा हूं आपके जैसे होने के बावजूद सुमित जी, ये बता रहा है कि हमारा समाज कितना बट रहा है। एक छोटा सा संसद चलेगी कि नहीं चलेगी? मैंने क्या कहा? संसद, सुमित जी एक छोटा सवाल मनोज मैंने कहा संसद बिल्कुल चलेगी, लेकिन संसद को सड़क तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। सड़क और संसद की दूरी खत्म होनी चाहिए। कोई भी मैंडेट हमेशा के लिए मनोज जी एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। रोहित के साथ साथ चंद्रशेखर की भी याद कर लीजिए, जेएनयू के स्टूडेंट की जिसकी हत्या के आरोप में कौन लोग बंद है आज, जिनकी हत्या का आरोप किस पर लगा था? मनोज जी जरा 2 शब्द उन पर भी बोल दीजिए आप। किस नहीं, आप फिर से मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैंने कहा कि जेएनयू के स्टूडेंट थे, चंद्रशेखर नाम था शायद, मैं थोड़ा सा नाम चंदू कहते थे। उनकी हत्या का आरोप किस पार्टी पर था और कौन कन्विक्टेड है उसमें? जरा 2 शब्द उन पर भी बोल दीजिए आप, बिना किसी पक्ष विपक्ष के। नहीं सुनिए, एकदम नहीं, बिना किसी पक्ष के। चंदू मेरे मित्र थे, हमने साथ में उनकी हत्या हुई थी, संगठन को जन्म दिया। और पार्टी पे हत्या का आरोप नहीं होता है, व्यक्ति पे हत्या का आरोप होता है, और वो व्यक्ति जेल में है। देखा वो किस पार्टी का व्यक्ति था? हत्या क्या उस पार्टी का नाम तो बहुत आरोप है। वो व्यक्ति किसी पार्टी से संबंधित था? वो व्यक्ति किसी पार्टी से संबंधित था? मनोज जी जवाब देंगे? आप मेरी बात सुनिए, वो पार्टी से संबंधित थे, हाँ, लेकिन क्या व्यक्ति किस पार्टी से संबंधित थे? फिर आप जवाब नहीं दे रहे, किस पार्टी से संबंधित थे? नहीं, ये आपको पता है? ये आप बताइए ना। नहीं, आपकी पार्टी से संबंधित थे, वो आपकी पार्टी के मेंबर थे, व्यक्ति वो आपकी पार्टी के मेंबर थे, वो आपकी पार्टी के मेंबर थे। बताइए ना, आप शर्म क्यों कर रहे हैं इसमें? बोलिए कि हाँ मेरी पार्टी का मेंबर था, उसने हत्या का आरोप। अवस्थी जी एक मिनट, मनोज जी अगर आपको ये बोलने में दिक्कत है, मनोज जी अगर आपको ये बोलने में दिक्कत है कि आरजेडी का वो सदस्य था, सुमित भाई तो फिर मैं सुनिए ना, फिर मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है आपसे, बहुत सिंपल सा। लेकिन फिर आप नाथूराम गोडसे को बीजेपी के साथ कैसे जोड़ देते हैं? सुमित जी, फिर आप नाथूराम गोडसे को बीजेपी के साथ कैसे जोड़ देते हैं? आरएसएस का, अरे बिल्कुल नहीं था। फिर आप नहीं, आरएसएस का तो सुमित जी, मनोज जी ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? सुमित जी, इंडियन पीनल कोड ने आरजेडी पार्टी का किया है। राष्ट्रपिता को मारने वाला गोडसे किस संगठन से जुड़ा था? आप मंदिर बनवा रहे हैं, बीजेपी वाले मंदिर बनवा रहे हैं, आरएसएस वाले। जवाब दीजिए। महात्मा गांधी के सीने में 3 गोली दागने वाला गोडसे किस पार्टी का आदमी था?
नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कभी कोई संबंध नहीं था 1948 में सरदार पटेल और इससे संबंध मैं बताता हूँ, इससे आप ना बताता हूँ, सुनेंगे ना, आरएसएस को जिस पर आप देश को आरोप लगाते हैं 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी की परेड में बुलाया था, बाकायदा 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया था। डिफरेंट कंडीशन में आरएसएस बनती है। अंग्रेजों के मुखबरी की वीर सावरकर जिसको संगठन को वो कहता है हिंदुओं दिवस की कम्युनिस्टों मुसलमानों ईसाइयों के खिलाफ गणतंत्र दिवस अंग्रेजों के खिलाफ मत लड़ो। गांधी को राष्ट्रद्रोही संगठन को एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रद्रोही संगठन ने एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया बाकायदा। हाँ, आवाज दी, इसका जवाब दीजिए ना। वो आप ये सच है कि नहीं? ये सच है कि नहीं? क्या ये सच है? क्या कि गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सम्मिलित किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? वो क्यों किया गया? क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया? क्यों किया? बताओ पहले, आप बताइए किया गया कि नहीं किया? आप बता दो क्यों किया, आप बता दो भाषण जी, टाइम वेस्ट हो रहा है। बताइए क्यों किया? मैं आगे बढ़े होगा नहीं तो अनुभव आप बताइए ना क्यों देता हूँ। वो परिस्थितियां थी उस समय में। क्या परिस्थितियां थी बताइए ना, परिस्थितियां तो बताइए, परिस्थितियां थी बोले दीजिए ना। 1962 में देश की सीमा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाकर के देश की सेना का साथ दिया था, रसद पहुंचाई थी। वो आपने ही नहीं दिया था, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी देशद्रोह कहते हैं, जिसको आप कबीले के रूप में जो पाकिस्तानी सेना आई थी, दो ही पार्टियां लड़ी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की, जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी। अब्रिजेश जी, तिरंगे को लेकर तो रिजर्वेशन था, बिल्कुल अभी भी नहीं, अभी भी अभी कहते कि तिरंगा बदल दो। अभी इनके एमएलए ने कहा तिरंगा बदल दो, इनका एमपी कहता है तिरंगा बदल दो। दिनेश जी सुन लीजिए, आप कहते हैं महात्मा गांधी ने लास्ट 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करो। सुन लीजिए, महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को तिरंगा झंडा नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इससे देश की जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि कांग्रेस जो स्वाधीनता का संग्राम लड़ रही थी वो और अब एक राजनीतिक दल बिल्कुल अलग अलग है। तो आप महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे जी? तो आप महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं हम तो तिरंगे के साथ थे। जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें हाथ का झंडा लगा वो नहीं हमारा तिरंगा। हमारा तिरंगा झंडा वो है जिसमें चक्र लगा हुआ है। ये कहते हैं वो तिरंगा झंडा अपनाओ जिसमें हाथ का चिन्ह है। अरे आरएसएस ने क्या कहा था तिरंगा के बारे में? बलूनी जी लास्ट कमेंट था तिरंगा के बारे में, कुछ बोलना है? लास्ट कमेंट, राष्ट्रद्रोह बनाम भगवा झंडा चाहिए। चिदम्बरम के बयान से उन लोगों के हौसले बढ़े हैं, चिदम्बरम जी के बयान से उन लोगों के हौसले बढ़े जो देश को हम बहस कर रहे हैं स्मृति ईरानी के भाषण पर। कांग्रेस का माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी को? राष्ट्रद्रोह बनाम राष्ट्र प्रेम की लड़ाई में अनुभव मोदी का राष्ट्र प्रेमियों के साथ खड़े हैं। क्या एक मिनट वाष्णेय जी प्लीज, लास्ट 30 सेकंड अरे वाष्णेय जी प्लीज, आपकी क्लास हम बाद में कर लेंगे। एक लास्ट 30 सेकंड से मेरे पास अनुभव का मुझे एक लास्ट कमेंट लेना है, काफी देर से बैठे। अनुभव, क्या लगता है कि इस पूरी लड़ाई में राइट वर्सेस लेफ्ट की जो लड़ाई हो रही है या बीजेपी वर्सेस ऑल की जो लड़ाई हो रही है, इसमें बीजेपी का वोट बैंक सध रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था, yes of course I'll finish in that। देश को रास्ते मत जोड़िए, इस कामों में हम लोग वोट बैंक नहीं देखते। ये चल रहा है पूरे देश में, पार्लियामेंट में डिबेट्स हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट हैज समवेयर फेल्ड इकोनॉमिकली फॉर द नेशन। इकोनॉमिकल फेल्यूर को ढकने के लिए ये सारे चीज चल रहे हैं, और एट द सेम टाइम एट द एंड आई विल से नथिंग इज अबाउट मदर इंडिया, नथिंग इज अबाउट द नेशन। देश सबसे पहले है, लेकिन बीजेपी सबसे पहले नई बहस शुरू हो रही है यहाँ पर। पार्टी को ना देखे, मैं बीजेपी को मैं माफी के साथ अनिल बलूनी, अनुभव मोहंती, वाष्णेय साहब, अवस्थी जी, मनोज झा, प्रेमचंद मिश्रा, शुक्रिया आप छो का मेरे साथ लगातार इस डिबेट में जुड़े रहने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि राष्ट्रद्रोह बनाम राष्ट्र प्रेम की जो लड़ाई है, जो बहस है, ये अभी और गरमाएगी। हमारा सवाल आज का यही था कि क्या स्मृति ईरानी के भाषण ने विपक्ष की बोलती बंद की है? हजारों की संख्या में हमको एसएमएस मिले हैं, 95% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 5% दर्शक नहीं में जवाब देते हैं। ट्विटर पर भी यही सवाल हमने पूछा था, उसके नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर हैं ट्विटर के।
82% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि स्मृति ईरानी के भाषण ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। 18% नहीं में जवाब देते हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि स्मृति ईरानी विपक्ष पर भारी पड़ी। लेकिन हमारे डिबेट में आज विपक्ष की तरफ से 4 लोग थे और पक्ष की तरफ से 2 लोग थे और 4:2 की लड़ाई में कौन जीता, मुझे अपने कमेंट्स आप जरूर बताइएगा मेरे ट्विटर हैंडल पर, हमारे फेसबुक पेज पर।